हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूँ 6 और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स। दोस्तों, कल जो है मैं अपना करंट अफेयर का जो शो है आप लोगों को नहीं दे पाया था। द रीज़न बीइंग कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो इसीलिए आज सुबह सुबह जो है मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स 6 और 7 जुलाई दोनों दिन के दे रहा हूँ। तो ये आज का जो करंट अफेयर शो है ये थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही यूजफुल साबित होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैंने कल एक कोट पढ़ा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन कोट है और ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। और नेल्सन मंडेला आप लोगों को सबको पता है, जो अपार्थाइड स्ट्रगल के जनक रहे हैं। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका के जो है पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं नेल्सन मंडेला, प्लस नोबेल पीस प्राइज विनर भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, यानी कि वो कोई भी चीज़ हमेशा ही इम्पॉसिबल नज़र आती है जब तक कि उस चीज़ को कर ना दिया जाए। तो हमें जो है हमेशा इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो है अपने जो है कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं या पॉसिबल हैं। तो अगर हम इन चीज़ों में ना उलझेंगे और अपने एंड गोल पे नज़र रखेंगे तो डेफिनेटली जो है हम कोई भी कार्य पूरा कर सकेंगे। तो इस कोट के साथ जो है मैं अपना करंट अफेयर शो शुरू करता हूं। तो आज के करंट अफेयर शो में हम लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से आपके लिए 10 से 11 जो है टॉप न्यूज़ ऑफ द डे भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की। तो उससे पहले यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। प्लस आप किसी ग्रुप में, किसी स्टडी ग्रुप में अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे भी शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को मिल सके और उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा बराबर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। तो पहला न्यूज़ है कि केरला मेक्स फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी अंटिल 2021। तो केरला ने क्या किया है कि 2021 तक सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को मैंडेटरी कर दिया है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, और जिसे मुझे लगता है कि हर एक स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब केरला की बात उठी है तो यहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपके पिनरी विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब दूसरा न्यूज़ क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंसेस रिन्यूड सेट ऑफ पुशबैक्स टू प्रोपोगेट गांधीयन आइडियोलॉजी। तो ये अगर सवाल आता है कि किसने जो है गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए फिर से जो है नई नीति अपनाई है, तो ये आपका है राजस्थान सरकार ने। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है 2019 से ही गांधी जी की जो है 150वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। कब से? 2019 से, क्योंकि 1869 में जो है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो पूरे देश भर में जो है अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसी में राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए वो रिन्यूड सेट ऑफ पुशबैक्स को चलाएगी। ठीक है, हमारा अगला न्यूज़ है, तीसरा न्यूज़ है, सेंटर ब्लॉक्स 40 वेबसाइट्स लिंक टू 6 फॉर जस्टिस। तो 6 फॉर जस्टिस जो है ये एक ग्रुप है जिसे कि सेंटर यानी कि किसने? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है? तो रविशंकर प्रसाद। कौन है? तो रविशंकर प्रसाद, जिसके कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। उन्होंने 40 वेबसाइट्स को जो है बैन कर दिया है जो कि 6 फॉर जस्टिस से लिंक थे। और ये किसके अंतर्गत किया है? यूएपीए के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो यूएपीए के अंतर्गत। यूएपीए का मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट 1967 में आया था और इसी के अंतर्गत जो है 6 फॉर जस्टिस को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। ये इसलिए माना गया है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ये जो है 6 फॉर जस्टिस ये जो है अपने खालिस्तान एजेंडे को लेकर जो है काफी बढ़ चढ़कर प्रसार कर रही है। ठीक है, हमारा चौथा न्यूज है, जैन डिमांड्स विड्रॉल ऑफ बुक स्वयं को समझना। तो जैन
और ये कहाँ पे हुआ ये भी बताऊंगा। तो स्वयं को समझना जो है ये एक किताब है जो कि लिखी है किसने, डॉक्टर MP कोठारी ने। किसने लिखी है, डॉक्टर MP कोठारी। और ये जो है इंदौर की एक प्रकाशन है जिसका नाम है अलंकार पब्लिकेशन, उसने इस बुक को पब्लिश किया था। और ये जो बुक है आपका बीएड में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसमें कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं दिगंबर जो जैन हैं उनको लेकर। उसमें ये लिखा गया है कि दिगंबर जैन और जो नागा साधु हैं ये जो है बिना कपड़ों के घूमते हैं, नंगे घूमते हैं, तो ये जो है क्या है, ऑब्ससीनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको लेकर जो है जैन समुदाय ने काफी आपत्ति जो है, नाराजगी जताई और कहा कि इस किताब को जो है हटा दिया जाए। तो ये किताब जो है बहरहाल हटा दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, स्वयं को समझना। किसकी किताब है, डॉक्टर MP कोठारी। और ये कहाँ पे प्रकाशित थी, तो इंदौर की प्रकाशन अलंकार प्रकाशन जो है इसको प्रकाशित कर रही थी। ठीक है, अब हमारा अगला न्यूज क्या है, मर्सिडीज ड्राइवर वैल्टेरी बोतास ऑफ फिनलैंड विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। सो वैल्टेरी बोतास जो कि फिनलैंड के ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के लिए चलाते हैं, तो उन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ठीक है, अब अगला न्यूज है, राजस्थान प्लान्स वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्लान कर रहा है। तो ये है आपका कौन, तो राजस्थान। और कहाँ, तो आपका जयपुर में जो है ये प्लान किया जा रहा है। तो अब बात उठती है कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आपका कहाँ, तो मोटेरा में। ठीक है, जो कि अहमदाबाद में है। और इसका इनॉग्रेशन जब राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप US के वो भारत दौरे पे आए थे फेब में, तब किया गया था। और इसकी जो कैपेसिटी है मोटेरा स्टेडियम की ये है 1 लाख से भी ज्यादा। और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है आपका मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी कैपेसिटी 1 लाख है। और ये जो बन रहा है राजस्थान का आपका जयपुर में, इसकी कैपेसिटी लगभग 70 से 75 हजार होगी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स टू बी नोन एज होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। तो आपको ये याद रखना है कि होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो इनका एसोसिएशन था होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स का किसके साथ, तो उषा इंटरनेशनल के साथ काफी लॉन्ग स्टैंडिंग था। तो वो खत्म होने के बाद जो है इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अप्लाई किया था और अब जो है इनको अनुमति मिल गई है। तो इन्होंने जो है होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स से क्या नाम रखा है, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। और ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है और खास करके जेनसेट यानी कि जनरेटर के जो सेट्स होते हैं वो बनाती है। ओके, अब हमारा अगला है, ईरान नेगोशिएटिंग 25 ईयर स्ट्रेटेजिक अकॉर्ड विद चाइना। अब सीधा सवाल आएगा, इसमें ज्यादा पेच में जाने की जरूरत नहीं है कि चाइना के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक अकॉर्ड जो है कौन नेगोशिएट कर रहा है, तो वो है आपका ईरान। ठीक है, अब अगला न्यूज है, उत्तराखंड ओल्ड गंगा कैनाल 2 be turned into वाटर स्पोर्ट्स हब। तो उत्तराखंड का ओल्ड गंगा कैनाल जो है वाटर स्पोर्ट्स हब में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये ओल्ड गंगा कैनाल ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने से ही चला आ रहा है और एक न्यू गंगा कैनाल बन चुका है। और ये गंगा कैनाल कहाँ है, ये जो है रुड़की के पास में है। कहाँ है, रुड़की के पास में। ओके, अब अगला न्यूज क्या है, गायत्री ईसर कुमार टेक्स ओवर एज इंडियन हाई कमिश्नर टू द UK। सो गायत्री ईसर कुमार जो है इन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में कहाँ, किस देश में पदभार संभाला है, तो आपका यूनाइटेड किंगडम में। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन जो हाई कमिश्नर्स हैं ये हम क्यों एम्बेसडर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और किन देशों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है। तो जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, लगभग 54 देश जो कॉमनवेल्थ नेशंस के जो है मेंबर्स हैं, तो इन सारे देशों में क्या, तो हाई कमिश्नर चलता है। अब अगर भारत का जो राजदूत पाकिस्तान में नियुक्त होगा तो वो भी इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान ही नियुक्त होगा, या ऑस्ट्रेलिया में होगा तो भी इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा। लेकिन जो US में होगा वो कहलाएगा इंडियन एम्बेसडर टू द US। ठीक है, तो राजदूत जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस में जो नियुक्त होते हैं भारत के, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन हाई कमिश्नर, क्योंकि भारत भी कॉमनवेल्थ नेशंस का क्या है, एक मेंबर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाई टू अंडरटेक परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रैंकिंग ऑफ हाईवेज इन कंट्री। तो नाई है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने अनाउंस किया है कि अब जो भी हाईवेज है कंट्री में उनका जो है असेसमेंट किया जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट, और रैंकिंग दी जाएगी
तो किस सेंस में, आपका हाईवे कितना सेफ है, हाईवे पे कितनी जो है हाईवे कितना एफिशिएंट है, और हाईवे पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी उपलब्ध हैं। तो हाईवे एफिशिएंसी, हाईवे फैसिलिटी और हाईवे सेफ्टी, सो इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी हाईवे को अब परफॉर्मेंस उसका किया जाएगा, प्लस उनको रैंकिंग दी जाएगी। और ऐसा जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा, जो कि कब आया था, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1988 में आया था। कब आया था, 1988 में। और इसके जो अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है आपके संजीव रंजन। कौन है, तो संजीव रंजन। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा टेक्स ओवर ऑफ डीजी रेलवे हेल्थ सर्विस। तो डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विस के रूप में किन्होंने पदभार संभाला, तो ये हैं आपके डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। कौन है, तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है टॉप न्यूज ऑफ द डे समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जी हाँ, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट का अनावरण किया जाएगा। सो इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट विल बी इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका रीवा में किया जाएगा। और इसकी जो कुल जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 750 मेगावाट। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि केंद्र में है उसकी मदद से बनाया गया है। और एशिया का ये सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा प्लांट है। ओके, अब जब बात उठी है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की, तो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके आर.के. सिंह। ये आपको याद रखना है कौन है, तो आर.के. सिंह। और इसको जो है कौन लॉन्च करेंगे, तो इसको जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुलाई 10 को जो है लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे, तो 10 जुलाई को लॉन्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कि मध्य प्रदेश के जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश के आपका इसको हम लोग जो है हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम सेंटर में है। तो मध्य प्रदेश के आपके सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर यहाँ की है, एडिशनल चार्ज संभाला है, वो कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एशिया से 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता। सो हु वन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फ्रॉम एशिया। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि कृतिका पांडे ने जीता है। किन्होंने जीता है, तो कृतिका पांडे ने जीता है। ये मात्र 29 साल की हैं, ये झारखंड की रहने वाली हैं। कहाँ की, झारखंड की रहने वाली हैं। और ये MIT में पढ़ाई कर रही हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो इन्होंने जो है एशिया रीजन से जो है 2020 का जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। और इन्होंने किस लिए जीता है, तो इन्होंने अपनी किताब द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए जो है कि जीता है। क्या नाम है इनकी किताब का, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। और ये रही आपकी कृतिका पांडे। ठीक है, अब जब अवार्ड की बात आई है तो ये अवार्ड देता कौन है, इसका कैश प्राइज मनी कितना है, ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी, तो ये जो अवार्ड है ये कॉमनवेल्थ राइटर ऑर्गेनाइजेशन देता है, जो कि कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने सेटअप किया है। और ये अवार्ड जो है उन अनपब्लिश शॉर्ट फिक्शन को मिलता है जो कि अंग्रेजी में लिखी गई हैं या फिर कुछ लैंग्वेजेस से ट्रांसलेट हुई है। तो वो लैंग्वेजेस कौन सी है आप देख लीजिए। पहला है बंगाली, फिर है आपका चाइनीज, फिर फ्रेंच, फिर ग्रीक, फिर किश्वाली, फिर मलय, फिर पोर्तुगीज, सामोवन, तमिल और टर्किश। सो इन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट जो किताबें हुई हैं शॉर्ट फिक्शन, उन ये अवार्ड ये जो है बुक्स एलिजिबल रहती हैं अवार्ड के लिए। और रीजनल विनर्स को कितना दिया जाता है, तो लगभग 2500 पाउंड दिया जाता है। और ओवरऑल विनर को दिया जाता है कितना, 5000 पाउंड। सो 2 कैटेगरी के अवार्ड हैं। तो पहला रीजनल विनर्स जिनको कि 2500 पाउंड दिया जाता है, जो कि किसको मिला है, आपका कृतिका पांडे को मिला है। और जो ओवरऑल विनर है उसको कितना, तो 5000 पाउंड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किस
मध्य पूर्व देश ने भारतीय प्रवासी आबादी को कम करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। सो विच मिडल ईस्ट कंट्री हैज ड्राफ्टेड अ बिल टू रिड्यूस द इंडियन एक्सपैट पॉपुलेशन? तो ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कुवैत ने किया है। किसने किया है? तो कुवैत ने किया है। अब यहाँ पे देखिए कि कुवैत कहाँ है, तो ये आपका मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये रहा आपका कुवैत, जिसकी की कैपिटल है कुवैत सिटी, और ये बगल में आप देख सकते हैं ये पर्शियन गल्फ है। क्या है? ये पर्शियन गल्फ है, और इसके साउथ में आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है, और आपका वेस्ट और नॉर्थ में कौन है? तो आपका इराक है। अब इसने जो बिल पास किया है, उस बिल मतलब कि जो ड्राफ्ट किया है, पास नहीं किया है, तो जो बिल ड्राफ्ट किया है जिसका नाम है कुवैत एक्सपैट बिल। क्या नाम है? तो कुवैत एक्सपैट बिल। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो भारतीय लोगों की वहां पे पॉपुलेशन है उसको जो है 15% तक ही सीमित करना है। तो यानी कि 15% से ज्यादा जो है वहां पे भारतीय मूल के निवासी नहीं रह पाएंगे। अब इसे होगा क्या? क्योंकि उस देश में जो है लगभग 1.45 मिलियन जो है इंडियन एक्सपैट्स हैं, यानी कि कितना? लगभग 14.5 लाख। अगर ऐसा हो जाता है तो 8 लाख भारतीयों को क्या है? देश वापस आना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है समस्या उत्पन्न करेगी। हालांकि क्या है कि भारत जो है और कुवैत से बातचीत चल रही है, लेकिन कुवैत का मानना ये है कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो है उनके प्राइम मिनिस्टर शेख सबा अल खालिद अल सबा के निर्देशों पर किया जा रहा है, जिन्होंने ये प्रपोज किया है कि जितने भी एक्सपैट्स कुवैत में रह रहे हैं, जिनकी अभी संख्या कितनी है? 70%, उनको घटाकर 30% तक लाना है। ठीक है, कितना? 70 से 30% तक लाना है। ठीक है दोस्तों, और करेंसी क्या है कुवैत की? तो कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। ओके, चलिए, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में एक दुर्लभ मस्तिष्क खाने वाला अमीबा ने एक व्यक्ति को संक्रमित किया है? सो इन विच कंट्री अ रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा हैज इन्फेक्टेड अ पर्सन? तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। मैं इस अमीबा का भी नाम बताऊंगा, आपको याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी न्यूज में पूछा जा सकता है। ये कोई नया केस नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अमेरिका। कहाँ पे हुआ है ये? अमेरिका में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है कहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो ये फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने ऐसा कंफर्म किया है कि हिल्सबरो काउंटी में एक आदमी जो है उसको नेग्लेरिया फाउलरिस अमीबा से इन्फेक्ट हुआ है। किससे? तो नेग्लेरिया फाउलरी, ये आपको याद रखना है, नेग्लेरिया फाउलरी, जो कि एक सिंगल सेल्ड अमीबा है और ये माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। क्या है ये वाटर बोर्न सिंगल सेल अमीबा है। यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, और ये क्या करता है? ये बेसिकली नाक के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और फिर ब्रेन में घुस के ये ब्रेन टिश्यूज को क्या करता है? डैमेज करके अल्टीमेटली क्या करता है? बहुत ही घातक साबित होता है, जिससे कि आदमी की मौत भी हो सकती है। और इस इन्फेक्शन से एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या है? प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। क्या नाम है? प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, यानी कि पैम। तो इस बीमारी का नाम याद रखना है, जो कि किससे होता है? नेग्लेरिया फाउलरी से। और कहां पे? तो यूएस में ये हुआ है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए का हो, चाहे सीडीएस हो या यूपीएससी हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश से ड्रोन प्रीडेटर बी का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है? सो फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज प्लानिंग टू एक्वायर ड्रोन प्रीडेटर बी? तो ये किस कंट्री से प्लान कर रहा है? तो इंडिया जो है ये किससे? तो अमेरिका से प्लान कर रहा है। किस कंट्री से? तो अमेरिका से प्लान कर रहा है। अब ऐसा भारत क्यों कर रहा है तो आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी 2 दिन पहले चाइना ने जो है ये एग्री किया है कि वो पाकिस्तान को 4 विंग लुंग 2, जिसे जो है GJ2 के भी नाम से जाना जाता है, वो जो है आर्म्ड ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। और ये जो आर्म्ड ड्रोन्स है जो चाइना पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, इसमें जो है 12 एयर टू सरफेस मिसाइल्स लगे हुए हैं, और ये जो है लीबिया में जो है लिमिटेड सक्सेस में इस्तेमाल किया भी जा चुका है। तो
चाइना किसको सप्लाई कर रहा है? पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। और ये तब हो रहा है जब भारत और चाइना के बीच में जो है बॉर्डर पे लेकर काफी तनातनी चल रही है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर भारत ने भी जो है ये मंशा जताई है कि वो अमेरिका से प्रीडेटर बी लेगा। क्या लेगा? तो प्रीडेटर बी लेगा, जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस आर्म्ड ड्रोन है। क्या? तो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस आर्म्ड ड्रोन है। हालांकि भारत जो है ऐसा जो अटेम्प्ट है पहली बार नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है अमेरिका ने भारत को 30C गार्जियन जो है देने की कोशिश की थी। कितना? तो लगभग $4 बिलियन की लागत पर। तो ये जो सी गार्जियन है ये जो है प्रीडेटर बी ड्रोन का अनआर्म्ड नेवल वेरिएंट है। और क्या है? तो प्रीडेटर बी का जो है ये अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है। तो इसमें भी कोई जो है आर्म्स नहीं लगे रहते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि अगर इतने ही कॉस्ट पे हमें अनआर्म्ड जो है लेना है, तो क्यों ना हम लोग जो है आर्म्ड ड्रोन ले लें, जिससे कि हमारे बॉर्डर पे निगरानी जो है बहुत जो है सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भारत क्यों ऐसा कर रहा है। अब जो है आइए जान लेते हैं कि प्रीडेटर बी है क्या। तो ये रहा आपका प्रीडेटर बी। तो जैसा मैंने कहा प्रीडेटर बी जो है ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन है। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंस के साथ जो है सर्वेलेंस भी करेगा और प्लस जो है आपका लोकेशन को लोकेट करके उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा, क्योंकि इसमें जो है 4 हेल्प फायर मिसाइल्स लगे हुए हैं और 2 500 पाउंड के लेजर गाइडेड मिसाइल्स लगे हुए हैं। और इसको क्या बोलते हैं? MQ-9 रिपर भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? MQ-9 रिपर भी बोलते हैं। लेकिन एक मुश्किल है इस प्रीडेटर बी ड्रोन के साथ। हालांकि ये इराक सीरिया युद्ध में काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए एक समस्या है। और वो समस्या क्या है कि अगर हम इसको जो है लद्दाख में यूज करना चाहते हैं, तो लद्दाख जो है लगभग जो है 11,000 फीट पे स्थित है समुद्र तल से। वहां पे हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स चलते हैं, तो वहां पे ये ड्रोन जो है कारगर साबित नहीं हुए हैं। तो इसीलिए जो है DRDO प्लान कर रहा है अपना खुद का इंडिजिनस रुस्तम बनाने का, जो कि क्या है? एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। और ये जो है DRDO 2020 के अंत तक जो है प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, सो इंडिया का इंडिजिनियस ड्रोन कौन सा है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस? तो वो है आपका रुस्तम। और अभी भारत जो जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है बॉर्डर पे निगरानी रखने के लिए, तो वो है आपका इजरायली हेरॉन। तो ये जो है एक अनआर्म्ड ड्रोन है। तो आई होप आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी, और नहीं तो अगर समझ में आया तो आप लोग जो है इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से ही है, और प्लस इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च? तो ये कब हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 2006 में। तो 2 फरवरी 2006 को जो है इसका जो है अनावरण हुआ था। और कहाँ हुआ था मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मनरेगा को लेकर काफी जो है जब से लॉकडाउन हुआ है काफी हलचल हुई है, क्योंकि भारतीय सरकार ने मनरेगा को लगभग 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन दिया है। और पूरे साल भर में जो कुल एलोकेशन हो गई है वो ₹1.05 लाख करोड़ जो है हो गई है। और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट एलोकेशन है किसके लिए? तो मनरेगा के लिए। और ये जो है इससे क्या होगा कि इस साल में लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जो है क्या सृजन होंगे, और लगभग 50,000 करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वर्क जो है बनेगा। अब मनरेगा आया कब था? तो मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 को आया था, और इसे लॉन्च किया गया था बंदलापल्ली गांव से, जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश के। अब इस मनरेगा के तहत आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहली चीज,
ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। दूसरी चीज ये राइट टू वर्क के कंसेप्ट को स्थापित किया था इसने। तीसरी चीज कि ये 100 दिन का जो है मैनुअल वर्क हर एक रूरल हाउस होल्ड के किसी एक मेंबर को देता है। और ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में कितना है, तो 150 लोगों को 150 कितना दिन का मैनुअल वर्क देता है। तो ये है आपका मनरेगा। अब ये पूछा क्यों मैंने, ये इसलिए पूछा क्योंकि 2 जुलाई को भारतीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और मनरेगा स्कीम के जो है अनुसूची 1 में, किसके, मनरेगा स्कीम के अनुसूची यानी शेड्यूल 1 में एक फ्रेज जोड़ा है। तो क्या फ्रेज है, अनस्किल्ड वेज कंपोनेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस इन कन्वर्जेंस विथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अब मनरेगा के अंतर्गत जो है जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्वच्छ भारत स्कीम ग्रामीण के अंतर्गत कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो वो भी मनरेगा के तहत ही आएगा और उन्हें भी जो है 200 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जो है मेहनताना यानी कि डेली वेज मिलेगा। तो किनको, तो अनस्किल्ड वर्कर्स को। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो जो भी माइग्रेंट्स शहरों से गांव की तरफ गए हैं तो उनमें लगभग 60% जो है अनस्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेप जो है लिया जा रहा है जिससे कि लोगों को रोजगार की दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही हास्यपद है। ये हास्यपद और विडंबना क्यों है कि जिस स्कीम को नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू से सौतेला व्यवहार किया, आज वही स्कीम जो है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। जब लोगों को रोजगार की जरूरत है तो ये मनरेगा के तहत जो है सरकार प्रदान कर रही है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा हास्यपद जो है एक सिनेरियो है। इसलिए कहा जाता है किसी भी सरकार की स्कीम जो है बुरी या अच्छी नहीं होती है, बल्कि उसे कैसे लागू किया जाता है वो अच्छा या बुरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि एस्कॉन ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है। सो विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड एस्कॉन इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी क्या हुआ कि एक जो है अपैरल के बिजनेस में एक इंसान था जिसने कि अपनी बिजनेस का नाम एस्कॉन अपैरल पे रखा। तो इसको लेकर जो है एस्कॉन, जो कि कृष्ण का इंटरनेशनल लेवल का समुदाय है एस्कॉन, तो उन्होंने आपत्ति जताई और बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुटकियों में दरकिनार करते हुए एक्सेप्ट किया कि एस्कॉन जो है ये एक वेल नोन ट्रेडमार्क है जो शुरू से स्टैब्लिश है। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है ट्रेडमार्क्स एक्ट के तहत, जो कि 1999 में आया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ईयर जो है बहुत जरूरी है। और किसने कहा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में है। तो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच कंट्री। तो ये किस देश में है, इसका करेक्ट आंसर है भूटान। कहाँ है, तो ये भूटान में है। तो अब सवाल उठता है कि ये मैंने पूछा क्यों है सॉरी तो सवाल उठता है कि ये मैंने पूछा क्यों है। तो मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से जो है लॉकडाउन हुआ है या जब से कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैला है, चाइना की जो है विस्तारवाद नीति में काफी बढ़ावा आया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं भारत के साथ ईस्टर्न सेक्टर यानी कि वेस्टर्न सेक्टर यानी कि लद्दाख में प्रॉब्लम चली रही है। हालांकि एक गुड न्यूज ये है कि कल जो है दोनों देशों ने जो है अपनी सेनाओं को पीछे खींचना गालवान वैली से चालू कर दिया है। और ये तब हुआ जब भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और प्लस जो वहां के हैं वांग, इनके बीच में बातचीत हुई। उसके बाद जो है दोनों देशों में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चालू हुआ और दोनों देशों ने क्या है कि अपनी सेनाओं को गालवान घाटी से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे खींच लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी ही वेलकम न्यूज है। अब देखते हैं ये कब तक टिका रहता है, क्योंकि चाइना की जो है मंशा, उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब से कोरोना वायरस हुआ है तब से जो है चाइना की विस्तारवाद नीति का जो है उजागर हमारे को
उदाहरण मिलता जा रहा है। और उसी उदाहरण के एग्जाम्पल में, उसी उदाहरण के उसमें ये और एक एग्जाम्पल है कि सामने आया है कि अब चाइना जो है, जो सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य है जो कि भूटान में है, उस पे भी अपना क्लेम जमा रहा है। और ऐसा कब हुआ? तो ऐसा जो है आपका 58th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी समिट, जो कि 2 जून और 3 जून को हुआ था, तो उस दौरान जो है ये हुआ कि बीजिंग ने ये क्लेम किया कि इसके अंतर्गत, यानी 58th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो है इस सैंक्चुरी यानी कि साक्तेंग सैंक्चुरी को जो है फंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो है चाइना का पार्ट है, जिसको जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने सिरे से नकार दिया और ये कहा कि नहीं, ये हमेशा से ही भूटान का पार्ट रहा है और इसीलिए ये फंड जो है दिया जाएगा उसके डेवलपमेंट के लिए। अब जरा उसके अगर हिस्ट्री में देखें तो ये सही बात है कि जो भूटान की चाइना के साथ जो कशाकशी रही है बॉर्डर को लेकर, वो केवल 2 ही सेक्टर में ही रही है। एक तो आपका नॉर्दर्न सेक्टर में और दूसरा आपका वेस्टर्न सेक्टर में। तो नॉर्दर्न सेक्टर में 2 एरिया हैं आपके, पसामलुंग और दूसरा है जकारलुंग। इन एरियाज में जो है हमेशा ही वो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। और वेस्टर्न एरिया में है आपका डोकलाम एरिया। तो डोकलाम जो है यहाँ पे है, जैसा आप लोगों को पता है, यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे, यानी कि भारत भूटान और चाइना के बॉर्डर पे है डोकलाम। और इसको लेकर हम लोग लगभग 73 दिन का जो है स्टैंड ऑफ भी देख चुके हैं, आज से लगभग 2 साल पहले। ठीक है, तो वो स्टैंड ऑफ भी है, काफी मतलब कि लंबे दिन तक चला था। और ये स्टैंड ऑफ भी जो कि लद्दाख को लेकर है, ये भी अब 90 दिन से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है, चाइना ने ये कहा है कि नहीं, ये जो है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारा है। जबकि आप देख सकते हैं कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, वो आपका ईस्टर्न सेक्टर में है। कहाँ पे है? भूटान के पूरब में है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब तक, यानी कि 1984 से लेकर 2016 के बीच में जो भी भूटान और चाइना के बीच में बातचीत हुई है, वो केवल वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर हुई है। ठीक है, और ये जो अब क्लेम है ये भारत के लिए चिंता का सबब क्यों है? क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश के पास में है। और जैसा कि हमें पता है, अरुणाचल और चाइना के बीच में जो है कौन सी लाइन है, अरुणाचल और चाइना के बीच में तो मैकमोहन लाइन है। और शुरू से ही चाइना तवांग को लेकर, जो कि कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है और एक बौद्धिक साइट है, इसको लेकर अपना क्लेम जमाता आया है। ठीक है, इसलिए भारत के लिए सामरिक दृष्टि से ये जो है एक चिंता का विषय है। और चाइना की ओर से ये कोशिश है कि ये प्रेशराइज करे भारत को, लेकिन भारत जो है किसी के आगे झुकेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी चीजों के बीच जो है एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको और देना चाहता हूँ कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि एक यूएस बेस्ड जो है एजेंसी है, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी बैठता है। तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है क्या है, अपर्णा सुब्रमणी। तो ये जो है साउथ एशिया रीजन से 4 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपको याद रखना है। कौन? तो अपर्णा सुब्रमणी। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर है और किन किन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है, ये 4 देशों को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये वर्ल्ड बैंक में क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ पे काफी कुछ जो है चाइना की विस्तारवाद नीति को लेकर काफी कुछ समझ में आया होगा, और भूटान और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी लेकर काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास पर 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? सो विथ विच कंट्री इंडिया साइंड 5 MOUs on development of educational infrastructure in the country? तो किसके साथ किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है 2001 से ही लगभग अफगानिस्तान में कितना, तो लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है उसके रिकंस्ट्रक्शन और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कितना? तो $3 बिलियन। तो उसी के अंतर्गत जो है भारत ने एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हाई इम्पैक्ट
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, ये जो है भारत इंप्लीमेंट कर रहा है क्या, तो आपका हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसी के अंतर्गत जो है भारत ने 5 MOU साइन किए हैं, किसके लिए, तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और जिसमें से आपका क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, हायर एजुकेशन बिल्डिंग और अल्बेरोनी यूनिवर्सिटी में एक रोड। तो आपको ये याद रखना है कि अल्बेरोनी यूनिवर्सिटी किस देश में है, तो ये है आपका कहाँ, तो अफगानिस्तान में। इसके अलावा जो है ये जो प्रोजेक्ट है 4 प्रोविंसेस में चलेगा, जो कि आपका नूरिस्तान, बदकशान, फराह और कपीसा। तो ये चारों प्रोविंसेस भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में ये पूछ लिया जाता है कि ये प्रोविंसेस कहाँ हैं। तो नूरिस्तान, बदकशान, फराह और कपीसा। यूनिवर्सिटी कौन सी है, अल बिरोनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और प्रोजेक्ट कौन सा है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कब से भारत कर रहा है, 2001 से $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अब इतनी सारी बातें हो गई, तो अब जरा जान लेते हैं कि अफगानिस्तान वर्ल्ड मैप में कहाँ है। तो यहाँ देखिए अफगानिस्तान ये रहा आपका, जिसकी कैपिटल काबुल है। आपका साउथ में पाकिस्तान है और आपके ईस्टर्न में है भारत से ये बॉर्डर जुड़ रहा है, ठीक है। और प्लस जो है आप नॉर्थ में देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, और यहाँ पे जो है आपका वेस्ट में है ईरान, जिसकी कैपिटल तेहरान है, ठीक है। और भारत और जो अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ये लग रहा है, इसको हम लोग ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो अशरफ घानी, और करेंसी है अफगान की अफगानी, ठीक है। तो ये है अफगानिस्तान से संबंधित जानकारी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $750 मिलियन का समझौता किया है। सो टू सपोर्ट विच सेक्टर इंडिया साइन $750 मिलियन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक। तो ये किस सेक्टर के लिए, तो आपका MSME सेक्टर के लिए। करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए ऐसा जो है भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $750 मिलियन का जो है जो MSME इमरजेंसी फंड के अंतर्गत लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, अब जब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में आया था, जिसको हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत आया था, किसके साथ, तो IMF के साथ मिलके, इसलिए हम लोग जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं। इसके जो CEO हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं आपके डेविड मलपास। इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन में है, और प्लस इसमें कुल कंट्री कितने हैं मेंबर्स, तो 189 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये जो है जिनको अपॉइंट किया है ये पहले चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो ये कौन है, ये है आपके इंजेती श्रीनिवास। कौन है, तो इंजेती श्रीनिवास, जो कि फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ और प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। कौन, तो इंजेती श्रीनिवास, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये रहे इंजेती श्रीनिवास, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी रहे हैं, और प्लस क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी सेक्रेटरी रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने 2 कमिटीज भी हेड की थी। तो पहला कमिटी का नाम था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्होंने कमिटी हेड की थी, और दूसरा था रिकैटेगराइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड LLP एक्ट 2008। तो इन्होंने इस पे भी जो है कमिटी हेड की थी। तो ये 2 कमिटी आपको याद रखनी है, CSR और रिकैटेगराइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड LLP एक्ट 2008, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, ये जो है इंटर फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंतर्गत जो है इसे बनाया गया है, और इसको जो है केंद्र सरकार ने कब नोटिफाई किया, तो 28 अप्रैल 2020 को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी को नोटिफाई किया। ये जो अथॉरिटी क्या है कि
ये जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको रेगुलेट करेगी। तो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करेगी, क्योंकि अब तक क्या था कि मल्टीपल एजेंसी जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती थी, जैसे आरबीआई हो गई, इरेडा हो गई, पीएफआरडीए हो गया, प्लस आपका जो है सेबी हो गया। तो ये 4 एजेंसी जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को हैंडल करती थी, जिससे कि मल्टीपल डिस्प्यूट होता था। तो इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट लाया, इसको स्टैब्लिश किया 28 अप्रैल 2020 को नोटिफाई करके, और अब जो है पहला चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये IFCA है कहाँ? तो ये IFCA जो है आपका गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में है, जो कि एक फाइनेंशियल SEZ है, वहां पे है। तो क्या नाम है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे खुद को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदल लेगी? तो बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ एज नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क? सो भारतीय रेलवे जो है अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो ये विश्व में पहला ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि जीरो कार्बन पे चलेगा। तो ये कब तक करना चाहता है? तो ऐसा कल रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा। तो ये कब तक? तो 2030 तक। कब तक? तो 2030 तक। और कितना? तो और इसी के मद्देनजर जो है अभी इंडियन रेलवेज ने 2 जगह पे, ठीक है, 2 जगह पे, एक तो है आपका बीना और दूसरा है आपका रायबरेली। सो बीना आपका मध्य प्रदेश और रायबरेली यूपी में जो है 2 सोलार पावर प्लांट्स जो है स्थापित किया है। तो दोनों ही लगभग 2 जो है मेगावाट के हैं। और जो रेलवे इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने ये जो है क्या किया है, उसने लगभग 2 गीगावाट यानी कि 2 गीगावाट का जो है सोलार प्लांट्स को स्थापित करने के लिए टेंडर फ्लोट किया है। किसने? तो रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ने। तो 2 गीगावाट का जो है सोलार प्लांट स्थापित करने के लिए क्या किया है? टेंडर फ्लोट किया है। अब ये बनेगा कैसे? तो ये बनेगा ऐसे कि जितना भी इंडियन रेलवेज का वैकेट लैंड है, यानी कि जो खाली पड़ी है भूमि इंडियन रेलवेज की, वहां पे जो है सोलार पावर प्लांट लगाया जाएगा और उससे जो है बिजली उत्पन्न होगी और ट्रेनें चलेगी। और इससे क्या होगा कि नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा। और कब तक अचीव करना है इसको? 2030 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो विथ विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड डिड इंडियन कोस्ट गार्ड साइंड अ MOU टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस? तो किसके साथ? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये साइन किया है। किसके लिए? तो मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए। तो जब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात आई है तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये है आपका लगभग जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका जो स्लोगन है वयम रक्षम। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है आपके कृष्णमूर्ति नटराजन। क्या नाम है? कृष्णमूर्ति नटराजन जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना लगभग 1974 या 1978 में हुई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिखकर बता दूंगा कि इनकी स्थापना, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, ये 74 या 78 में हुई थी। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 14th क्वेश्चन है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नैनोलिपिड फिल्टर विकसित किया है? सो द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड नैनो कोटेड फिल्टर्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रीटिंग कोविड 2019 पेशेंट्स? सो जो भी कोविड 2019 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वायरस कहीं उनको इन्फेक्ट ना कर दे। तो इससे बचने के लिए एक नैनो कोटेड फिल्टर डेवलप किया गया है। और ये किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका
आईआईटी मद्रास। सो करेक्ट ऑप्शन है डी, किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो नैनो कोटेड फिल्टर मीडिया है, ये बेसिकली क्या है, ये एक सेल्यूलोज पेपर पे नाइलॉन बेस्ड पॉलीमर को कोट किया गया है। सो क्या कि एक सेल्यूलोज पेपर पे नाइलॉन बेस्ड पॉलीमर को कोट किया गया है और इसको बनाया है इलेक्ट्रोस्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। किसके प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोस्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। और अब इस कोटिंग प्रॉपर्टी को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, किसके लिए? तो सब माइक्रोन जो लेवल के पार्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है केवल, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो है केवल हेल्थ वर्कर्स को ही मतलब कि मददगार साबित नहीं होगा, बल्कि ये इसका डिफेंस एप्लीकेशन भी है। और इसीलिए इसको जो फंड किया है, ये डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। किसने? तो डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो है काफ़ी जो है इनके लगभग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी लिखा है, इन नैनो कोटेड फिल्टर्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि आप लोग मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नहीं तो इसको बताने जाऊंगा तो और टाइम जो है लगेगा आप लोगों का। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इट्स मोर देन हाफ एन आवर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राज्य कौन है? तो विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड आफ्टर दिल्ली टू सेट अप प्लाज्मा बैंक? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। कौन? तो करेक्ट ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। और ये जो है कहाँ पे होगा? ये कोलकाता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे एंड हॉस्पिटल पे होगा। सो कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये वहां पे स्थापित किया जाएगा। और जैसा आपको पता है कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? वो आपका दिल्ली के ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में। अब ये प्लाज्मा जो है, कैसे ये प्लाज्मा बैंक जो स्थापित होगा, तो उससे जो प्लाज्मा होगा ये कैसे कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करेगा? तो क्या है कि प्लाज्मा से बेसिकली जो भी ठीक हुए रहते हैं पेशेंट, उनका एंटीबॉडी निकाला जाता है और उन एंटीबॉडी को जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनमें दिया जाता है, तो जिससे कि उनकी इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाती है और कोविड-19 सिस्टम से कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करके कोविड-19 से लड़ा जाता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन हाँ जी हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं कौन? तो आपका जगदीश धनखड़। ठीक है, कौन है? तो जगदीश धनखड़ गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय बनाने में भारत ने किस देश की मदद की? तो इन विच कंट्री इंडिया हैज हेल्प बिल्ड श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि कहाँ? तो डी, नेपाल में जो है भारत ने कल जो है इसका इनॉग्रेशन किया, श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वैदिक यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा और प्लस जो भी ज्ञान है यहाँ पे संस्कृत भाषा में दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि भारत और नेपाल के बीच अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्क्स जो है उसको जारी रखे हुए है। ओके, चलिए अब 17वें क्वेश्चन पे। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है? सो विच स्टेट हैज सेट अ टारगेट टू एनहांस सोलर पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 1500 मेगावाट बाई 2022? तो ऐसा कौन है? तो ऐसा आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि ओडिशा ने जो है ऐसा निर्णय लिया है कि 2022 तक सोलार पावर प्रोडक्शन जो है अपने राज्य में 1500 मेगावाट कर लेगा। और जो है इसका नारा क्या है कि गो ग्रीन। अब ओडिशा भी जो है जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ना चाहता है। तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और जो गवर्नर है वो कौन है? तो गणेशी लाल।
तो आपके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अब 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या है कि ओलंपिक ने भारतीय एथलीटों की भागीदारी के 100वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए किस खेल संस्था ने नया लोगो अपनाया है? सो विच स्पोर्ट्स बॉडी एडॉप्टेड अ न्यू लोगो टू सेलिब्रेट 100th ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एथलीट्स इन ओलंपिक्स? तो ये किसने किया है? ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसने जो है नया लोगो अपनाया है। और ये नया लोगो क्या है? तो आप देख सकते हैं, तो ये रहा आपका नया लोगो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये बना हुआ है ओलंपिक के 5 रिंग और पीछे भारत का तिरंगा बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का क्या नया लोगो। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? आईओए के प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है, नरेंद्र बत्रा, ये जो है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब अपने हम करंट अफेयर शो का पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, और जो है आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अब से हम डेली यानी आज से हम सुबह 7 बजे आप लोगों को अपना वीडियो जो है प्रदान करेंगे और आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है? तो आपको बेल आइकन दबाना है जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको फिर से एक बार मेरा वीडियो देखने के कोटि कोटि धन्यवाद। अलविदा, शुक्रिया।